वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक के जितने भी हमने करंट के लेक्चर्स कराए हैं वो सारे लेक्चर्स आपने कर लिए होंगे। आज का लेक्चर हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किरचॉफ लॉ। अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आगे आने वाले दो लेक्चर जो है हमारे किरचॉफ लॉ के बाद व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद सेल्स का कंबाइनेशन पढ़ेंगे, तो वहां सब जगह हमें किरचॉफ लॉ का यूज हो रहा होता है। तो इसीलिए इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो किरचॉफ साहब जो थे उन्होंने हमारे पास दो नियम को दिया, मतलब उन्होंने टू लॉज दिए हमारे पास। एक हमारे पास केसीएल का लॉ था और एक हमारे पास केवीएल का लॉ था। तो हम एक एक करके दोनों लॉ को बकायदे डिस्कस करेंगे कि भैया केसीएल क्या होता है, भैया केवीएल क्या होता है। दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं केसीएल से। केसीएल का फुल फॉर्म होता है बच्चों किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलेंगे इसे? किरचॉफ करंट लॉ। लिख लीजिएगा, किरचॉफ के मतलब धारा का नियम, किरचॉफ करंट लॉ यानी धारा का नियम है यहाँ पे। तो इसकी जो डेफिनेशन पार्ट ये कहती है बच्चों, इसको समझाने के लिए पहले समझाने से पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखाना चाहूंगा, या चलो पहले समझा ही देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है। जैसे आपने देखा होगा ओम्स लॉ का हम इस्तेमाल करते थे जब V बराबर IR का यूज करके हम सिंपल सर्किट अगर होती थी तो वहां करंट की वैल्यू निकाल लेते थे। लेकिन अगर हमारे पास सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जो हम परिपथ यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं इधर से करंट आ रही, कभी इधर से करंट आ रही, कभी उधर से करंट आ रही है, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है, विद्युत परिपथ यदि हमारा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कठिन बन रहा है ना, तो उस वक्त हम किरचॉफ लॉ का प्रयोग करते हैं, ओम्स लॉ का प्रयोग नहीं करते हैं। एक तरह से किरचॉफ लॉ जो होता है वो ओम्स लॉ का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है, ठीक है ना। तो केसीएल में हमारे पास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है, क्या हुआ कि हमारे पास ये करंट आ रही है, इधर साइड से भी हमारे पास करंट आ रही है इस पॉइंट पर, ठीक है, इधर साइड से भी हमारे पास करंट, यहां से करंट I1 आ रही है, यहां से करंट I2 आ रही है, यहां से करंट I3 आ रही है, करंट तीनों आ रही है, और यहां से ये वाली करंट I4 हमारे पास जा रही है, या फिर हमारे पास यहां से हमारे पास I5 जा रही है। तो हमारे पास कौन कौन सी करंट आ रही है? ये वाली करंट आ रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I5 जा रही है, I4 भी जा रही है। तो क्या होता है बच्चों, उन्होंने ये केसीएल किरचॉफ साहब ने ये बताया कि हमारे पास किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन मतलब एक समान बिंदु जहां पर सारी करंट आकर के मिल रही है, तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पर, जैसे आप रेलवे स्टेशन देखते होंगे, रेलवे स्टेशन में जंक्शन किसे बोलते हैं? जहां पे सारी ट्रेनें आकर के मिलती हैं, चार चौराहे बोल सकते, चौराहा जिसे बोलते हैं जहां चार रास्ते जाते हैं। उसी प्रकार जंक्शन वो पॉइंट होता है जहां पे सभी ट्रेनें आकर के रुक रही होती हैं। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे जंक्शन वो वाला पॉइंट होगा जहां पे सारी करंट आकर के मिल रही होंगी। तो किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जितनी करंट आ रही होती है उतनी ही करंट बाहर निकल रही होती है। किरचॉफ साहब ने ये बोला कि आने वाली करंट हमेशा जाने वाली करंट के बराबर होती है। क्या बोला उन्होंने कि जैसे मान लो I1, I2 और I3 तीन जने आ रहे हैं, तो इन तीनों की अगर मैं वैल्यू निकालूं ऐड करके, तो ये I4 और I5 के वैल्यू के बराबर होगा। यानी जितनी करंट आ रही थी इस ए पॉइंट पर, जितनी करंट आई थी उतनी ही करंट निकल करके जाएगी। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, एट एनी जंक्शन पॉइंट द इनकमिंग current is always equal to outgoing current। आप समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कि जो किरचॉफ का हमारे पास पहला नियम ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पॉइंट पर आने वाली करंट जो होती है वह हमेशा किसके बराबर होती है? आउटगोइंग करंट यानी जाने वाली करंट के बराबर होती है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हम एल्जेब्रिक सम ले, एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है कि अगर हम मान लें तो जो आने वाली करंट है, जो आने वाली इनकमिंग करंट है, इनकमिंग मतलब होता है आने वाली करंट है, तो आने वाली करंट को यदि हम पॉजिटिव लें और गोइंग करंट को यदि हम जाने वाली को हम अगर नेगेटिव लें, तो अगर हम ऐड करेंगे पॉजिटिव, आने वाली करंट हमारे पास जो होगी उनको हम पॉजिटिव ले रहे हैं और जाने वाली करंट को हम नेगेटिव ले रहे हैं, तो जब अगर हम एल्जेब्रिक सम करें, इसका एल्जेब्रिक सम करेंगे तो वो हमेशा किसी भी जंक्शन पॉइंट पर यदि हम एल्जेब्रिक सम करते हैं तो वहां पे हमारे पास जो नेट करंट आती है वो जीरो आती है। तो इसको ये भी लिख सकते हैं दूसरी परिभाषा, द एल्जेब्रिक करंट
द एल्जेब्रिक करंट एट एनी जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर, एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट इज, सर्किट पर मतलब हमने क्या बोला कि जब हम एल्जेब्रिक करंट, एल्जेब्रिक सम करते हैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ लिख दीजिएगा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट इज जीरो। कैसे? यहां पे देखो, जो आने वाली करंट है उनको पॉजिटिव लेना, ये I1 आ रही है पॉजिटिव, और I2 भी आ रही है पॉजिटिव, I3 भी आ रही है तो पॉजिटिव, और जाने वाली करंट I5 और I4 है, तो I5 और I4 को आप माइनस में लिखेंगे और ये हमारे पास नेट जीरो के बराबर होगा। आप इस डेफिनेशन के अनुसार क्या बोला कि जो एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम को हिंदी से बोलते हैं बीज गणितीय सम, है ना, बीज गणितीय, क्या बोलते हैं उसे? बीज गणितीय बोलते हैं। तो बीज गणितीय योग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सम का मतलब योग होता है, तो बीज गणितीय योग यदि हम करते हैं किसी भी जंक्शन पर, किसी भी एक समान बिंदु पर, हिंदी से क्या लिख सकते हो? किसी भी विद्युत परिपथ के एक समान एक बिंदु पर, किसी भी एक बिंदु पर जहां पर सारी धाराएं आकर के मिल रही होती हैं, वहां पर जो बीज गणितीय योग होता है धाराओं का, वह जीरो के बराबर होता है। और हम ये भी बोल देखो कि एट एनी पॉइंट इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, ये आप लिख सकते हो। अगर इससे ये पहली वाली डेफिनेशन एक्सप्लेन करना चाहोगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5, इधर माइनस इधर प्लस में चले गए, देखो इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ये हमारा हो गया बच्चों KCL यानी किरचॉफ करंट लॉ। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा एक चीज और बता दूं कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास जितना चार्ज आ रहा, जितना करंट आ रही थी उतना करंट जा रही थी, मतलब इस पॉइंट पर हमेशा क्या रहा, अगर जीरो था यहाँ पे हमारे पास नेट करंट, तो बाद में भी जीरो रहा, यानी चार्ज, करंट का आना मतलब चार्ज का फ्लो होना, यानी कि चार्ज हमारे पास कंजर्व है, जितना पहले था उतना ही बाद में भी है। तो KCL जो होता है वहां पे हमारे पास चार्ज कंजर्व रहता है। क्या रहता है बच्चों? आवेश संरक्षित रहता है। तो परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि KCL किस पर बेस्ड होता है, तो आपको लिखना है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश के संरक्षण पर बेस्ड होता है। अब हम बात करते हैं KVL की बात करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को भी अपन देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में देखो आप क्या है हमारे पास कि हम सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर इसके बाद आपको लिख करके दिखा देंगे तो आपसे बनने लगेगा। पहला वाला तो आपसे बनने लगा ना, KVL तो KCL तो बनने लगा, है ना, कि करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि कंजर्व रहेगी, वहां पे हमारे पास किसी भी एक आने वाली बराबर होगी जाने वाली की। अब KVL वाले में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे यदि हम, तो एक हमने ये बनाया E1 बना लिया, और यहाँ पे हमने रेसिस्टेंस R1 दे दिया, और यहाँ पे हमने मान लीजिए E2 बना लिया, E2 बना लिया, और यहाँ पे रेसिस्टेंस हमने R2 दे दिया, और यहाँ पे हमने मान लो बड़ा रेसिस्टेंस बना लिया कैपिटल R। यहाँ से करंट निकल रही है, यहाँ से मान लीजिए कि इस वाले E1 से हमारे पास मान लीजिए करंट I1 निकल रही है, और E2 से मान लीजिए हमारे पास करंट I2 निकल रही है। तो जब यहाँ से I1 निकल के आ रही है और यहाँ से I2 निकल के आ रही है, तो पूरी ओवरऑल इधर साइड आएगी I1 प्लस I2। ये करंट ऐसे जा रही है, कुछ यहाँ पे I2 चली गई और यहाँ पे I1 आ गई, यहाँ पे I2 आ रही है और यहाँ पे I1 आ रही है। ये डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो क्या बोला मैंने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया, दो में EMF लिया हूं, दोनों की पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी सेम का मतलब होता है कि दोनों हमारे पास, ये पॉजिटिव है अगर, तो ये डंडा भी पॉजिटिव है। हम जानते हैं कि करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलता है, करंट निकल रहा है बड़े डंडे से, और अगर हमारे पास सेम पोलैरिटी दी हुई है, मतलब सेम पोलैरिटी दी हुई है, मतलब कि सेम साइन होगा हमारे पास बड़े डंडे का E1 और E2 में। हम जब सेल्स का कंबाइनेशन पढ़ेंगे तो वहां और अच्छे से जान जाएंगे, और अच्छे से न्यूमेरिकल्स वगैरह आगे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। बट यहाँ पे हमें पहले सबसे पहले समझना जरूरी है। तो अगर मैं इसका बताऊं आपको, तो देखिएगा मैंने कई बार आपसे डिस्कस भी किया है, 10th क्लास में भी डिस्कस किया गया था, और आने वाले लेक्चर्स जो हैं हमारे न्यूमेरिकल्स बेस्ड जो हैं उनमें भी अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। जब कभी भी हम सर्किट में चलते हैं करंट की दिशा में, तो हमेशा प्लस माइनस करते हुए चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे हमेशा प्लस माइनस करते हुए चल रहे होते हैं। कैसे चलते हैं बच्चों सर्किट में, हमेशा कैसे चलते हैं बताओ? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको रट लीजिएगा एकदम अच्छे से कि हम सर्किट में किस प्रकार से चल रहे होते हैं, प्लस माइनस करते हुए हम चल रहे होते हैं करंट की दिशा में।
तो यहाँ पे अगर हमारे पास बच्चों करंट बह रही है, E1 इधर साइड से करंट बह रही है, E2 इधर साइड से करंट बह रही है, तो ओवरऑल करंट हमारे पास इधर साइड आ रही है I1 प्लस I2। तो इसमें चलना चालू करो, रेजिस्टेंस के क्रॉस प्लस माइनस, फिर इधर गए इधर करंट आ रही थी तो इधर प्लस माइनस, फिर इस वाले में इधर गए करंट आ रही है तो प्लस माइनस। अब इसका तो ऑलरेडी हमारे पास पोलैरिटी बता दिया गया था कि हमेशा जो करंट निकलती है हमेशा बड़े डंडे से निकलती है और बड़े डंडे को हम पॉजिटिव मानते हैं। करंट हमेशा बड़े डंडे से निकलती है और बड़े डंडे को हम पॉजिटिव मानते हैं, और दूसरे वाले का हमारे पास पहले से उन्होंने बोल दिया है कि दोनों सेम पोलैरिटी के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं। तो ये आपसे ये वाली चीज कंफ्यूज कभी मत होना कि यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव कैसे आया। तो कुल मिला हम बता रहे हैं आपको कैसे चलना है अपने को। हम यहाँ से चलना चालू करेंगे, जब यहाँ से चलना चालू करेंगे तो करंट की दिशा में जब अपन जाते जाएंगे, जैसे मान लीजिए करंट इधर साइड बह रही है और इधर साइड हम जाएंगे तो हमेशा प्लस माइनस बोलते हुए जाएंगे, प्लस माइनस, है ना। अगर आप ऐसी ट्रिक्स याद रखेंगे तो आपसे गलत कभी नहीं होगा, है ना। हमने चलना चालू किया प्लस माइनस, फिर इधर आए, फिर देखो करंट की दिशा अब इधर साइड हो गई है, I2 इधर साइड है, तो जब इधर साइड आ रहे तब भी हम प्लस माइनस, I1 इधर साइड आ रहे तब भी हम प्लस माइनस। तो करंट की दिशा में जब भी आप जाते हो तो हमेशा प्लस माइनस गुणगान करते हुए जाना है ना। ये चीज याद रखिएगा, इससे बड़े बड़े सवाल आपके बहुत आसान चुटकियों में हो जाएंगे। अब यहां तक हमारे समझ में आ गया भैया। अब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बताइए। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो होता है पहले वो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार द नेट ईएमएफ ऑफ अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, द नेट ईएमएफ ऑफ अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू sum of all current, sum of product of all current corresponding their resistance। मतलब कि दूसरा लॉ हमारे पास ये कहता है कि जो टोटल ईएमएफ होगा, जो हमारा सर्किट बना हुआ है उसमें जो टोटल ईएमएफ होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल करंट करस्पॉन्डिंग देयर रेजिस्टेंस है। मतलब कि जो हमारे पास धारा है उसका यदि हम उसके प्रतिरोधक, जैसे मान लो I1 धारा बह रही है R1 वाले में, तो I1 का गुणा किससे करें, R1 से करें, और I2 का गुणा किससे करें, R2 से करें। मतलब कि जो करंट है, जो धारा है, उसका हमें गुणा किसके साथ करना है, जो प्रतिरोधक है उसका उसके साथ गुणा करना है और फिर उनको जोड़ना है। उन सबको जोड़ने के बाद जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर होगा, हमारे पास कुल ईएमएफ के बराबर होगा। तो किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी भी बंद विद्युत परिपथ में, बंद क्लोज मतलब होता है बंद, किसी भी बंद विद्युत परिपथ में जो कुल हमारे पास ईएमएफ होता है, कुल ईएमएफ होता है, वह हमेशा धारा एवं उसके सापेक्ष प्रतिरोधक के गुणनफल के योग के बराबर होता है। धारा एवं उसके सापेक्ष प्रतिरोधक के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये बोला गया कि जो हमारे पास ई नेट होगा, ईएमएफ होगा हमारे पास, ई होगा हमारे पास, वो किसके बराबर होगा बच्चों, समीशन ऑफ आई इंटू आर। मतलब कि जो हमारे पास ई टोटल होगा, समीशन बोल सकते हो या फिर समीशन मत बोलो, इसे ई टोटल बोल दो, कि जो हमारे पास ई टोटल होगा, नेट ईएमएफ होगा, वो किसके बराबर होगा हमारे पास, आई और आर के गुणा। समीशन का मतलब क्या होता है, I1 मतलब कि समीशन का मतलब होगा कि सारे आई का आर उनके करस्पॉन्डिंग आर से मल्टीप्लाई करो और उन्हें ऐड कर दो। ठीक है, ये होता है हमारे पास किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ जो होता है बच्चों वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है ना, एनर्जी कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण पर के नियम का सिद्धांत को फॉलो करता है। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि केवीएल जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो एनर्जी के कंजर्वेशन पर निर्भर करता है। यानी किरचॉफ का नियम चार्ज के कंजर्वेशन पे भी और एनर्जी के कंजर्वेशन पे भी निर्भर कर रहा होता है। अब चलिए हम इसी चीज को बताते हैं, मतलब कि अगर हमें इक्वेशंस वगैरह बनानी हो, अगर आपसे पेपर में सिंपल पूछा गया है केवीएल के बारे में, तो आप सिंपल ही लिख करके सिंपल डेफिनेशन और फॉर्मूला और डायग्राम बना करके छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं क्योंकि हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएगा, इसीलिए मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपको कि भैया केवीएल को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि हम आने वाले जो लेक्चर है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी हम अभी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी और सॉल्व करेंगे, तो वहां हमारे पास ये केवीएल का कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा
यूजफुल होगा। तो चलिए बोर्ड में बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत आराम से देखिएगा, बहुत ध्यान से मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा। पहले बड़ा सा चित्र बना लेता हूं। यहाँ पे हमारे पास ये रेसिस्टेंस R1 हो गया, यहाँ पे हमारे पास ये रेसिस्टेंस R2 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा वाला रेसिस्टेंस R बन गया। इसे कनेक्ट कर दीजिए। इसको आपने E1 बोला, इसको आपने E2 बोला, इसको भी पॉजिटिव बोला, इसको भी पॉजिटिव पोलैरिटी बोला, तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। इसको आपने R1 बोला, इसको आपने R2 बोला, इसको आपने R बोला। आपने भैया बोला कि यहाँ से I1 करंट जा रही है, आपने भैया बोला यहाँ से I2 करंट जा रही है। तो यहाँ से I1 आ रही थी, यहाँ से I1 आ रही थी, और यहाँ से I2 आ रही थी। तो कुल मिलाकर के इधर से गुजर रही होगी I1 प्लस I2। जब I1 प्लस I2 यहाँ से गुजर रही थी तो इसको दो रास्ते मिले, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। तो इधर वाले रास्ते में I2 आ रही है, तो इधर वाले रास्ते में I2 करंट आ जाएगी, और इस वाले रास्ते में बच्चों I1 करंट आ जाएगी। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि जब भी हम करंट की दिशा में चलते हैं तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहां से चलना चालू किया, ऐसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, अपन करंट की दिशा में जा रहे हैं, तो ये प्लस माइनस। फिर ऐसे गए, फिर इधर साइड करंट की दिशा में जाएंगे तो प्लस माइनस, फिर इधर साइड करंट की दिशा में जाएंगे तो प्लस माइनस। ये हो गया पूरा हमारे पास। अब हम किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना चाहते हैं। हमने पढ़ रखा है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ का नियम ये होता है कि किसी भी बंद परिपथ में लगाते हैं, और बंद परिपथ में जो कुल विभव होता है, वो कुल ईएमएफ होता है, वो किसके बराबर होता है? हमारे पास आई और आर के प्रोडक्ट के समीशन के बराबर होता है। तो उसको लगाने का कुछ तरीका होता है। इस एक बार हम ये वाली, अगर हम ए, बी और सी और डी और ई और एफ, अगर हम इन लूप लगाएं, कौन सा लूप ले रहे हैं अपन? अगर हम लेते हैं ए से बी गए बंदा, अगर हम ये वाला लूप लेते हैं, मतलब उल्टा ऐसे चलते हैं, यहां पास से चलना चालू करते हैं बी से, तो बी से अगर हम क्या कर रहे हैं, बी से ए गए, ए से सी गए, और सी से डी गए, और डी से बी। अगर हम ये वाला लूप लेते हैं, इस वाले लूप को लेते हैं, इस वाले लूप को बच्चों लेते हैं, तो इस लूप में अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो हमारे पास या तो आप VA से स्टार्ट कर दो और VA और VB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, कुछ भी कर सकते हो आप। अगर हम यहां से स्टार्ट करें E1 से, तो देखो E1 जो है वो हमारा पॉजिटिव पोलैरिटी वाला मान लेते हैं। फिर जब ऐसे चलना चालू किया, ऐसे आए अपन, यहां से ऐसे ऐसे आए, तो देखो फिर क्या करना होता है, जब हम E2 को लिखेंगे बच्चों, E2 हो जाएगा हमारे पास, ये आ गया E1, और E2 अगर लिखेंगे, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहीं पे बच्चे मात खा जाते हैं। यहां से हम चलना चालू किए, E1 से हमने यहाँ पास से हम चलना चालू किए, तो यहाँ का पोटेंशियल जो होगा हमारे पास वो E1 होगा, क्योंकि कूदा पीछे मुड़ के देखा, ऐसे वाला कंसेप्ट यूज करना होता है। जब यहाँ पे हम पहुंचे, समझना ध्यान से, यहाँ पे आप पहुंचे, फिर आपको कुछ मिला, यहाँ पे आपने कूदा, यहां से कूद करके आप यहाँ गए, यहाँ कूदे, जब यहाँ कूदे तो आपने पीछे मुड़ के देखा, तो आपको क्या दिखा? माइनस दिखा। तो E2 के आगे लगाएंगे माइनस। E जो है हमारे पास वो पोटेंशियल है ना। फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पे बंदा पहुंच गया, यहाँ पे हम पहुंच गए, फिर यहाँ से यहाँ कूद करके यहाँ कूदे। जब कुछ भी आएगा हमारे पास, जब बीच में कुछ आ जाएगा तो हम कूद जाएंगे। तो यहाँ से हमने कूदा, यहाँ पे पहुंच गए। जब यहाँ पे हम पहुंचे ना, तो हमें कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, कितना, ये पोटेंशियल देख रहे हैं, तो कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ? तो ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर IR होता है। अगर रेसिस्टेंस के क्रॉस करते हैं तो IR लिख सकते हैं। तो इसमें करंट बहने वाली I2 थी, तो I2 हो जाएगा, और रेसिस्टेंस इसका R2 था, तो R2 हो जाएगा। अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करेगा, कूदा पीछे मुड़ के देखा तो प्लस दिखा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर अगर हम यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि हमें इसके अकॉर्डिंग निकाला था ना, यहाँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाला था। तो यहाँ पहुंच गए हम। अब जब आप यहां पहुंच गए तो यहां प्लस आया, फिर यहां पहुंचे, तो जब यहां बंदा पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो फिर यहां कूद करके आएगा, क्योंकि जब कुछ मिलता है हमें तो हम कूद के जाते हैं। यहां पहुंच गए, जब यहां पहुंच गए तो हमारे पास कितना ड्रॉप हो जाएगा? यहाँ पे I1 और R1, लेकिन कूदा पीछे मुड़ के देखा तो उसे माइनस दिखा। माइनस बराबर हमारे पास क्या जाएगा? ये नेट ईएमएफ अगर हम बात करें तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? हमारे पास 0 के बराबर कर दीजिए इसे, और जब 0 के बराबर कर देंगे तो इसमें हमारे पास क्या जाएगा? इसमें से E1 माइनस E2 और बराबर हो जाएगा हमारे पास, इसको उधर भेज देंगे, ये I1 R1 माइनस I2 R2 बन जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्या किया हूं, कुछ समझ में आया है आप लोग के? पल्ले पड़ा है। यहां पास से स्टार्ट करा, E1 को पॉजिटिव लिखा, फिर सर्कल में चलना है, केवल इस लूप को लेना है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इस वाले लूप को भूल जाओ, हम केवल इस लूप में लगा रहे हैं। देखो मैंने लिखा भी है कि BACDB, इस लूप में लगा रहे हैं। तो यहाँ E1 हो गया। अब फिर यहाँ पे आए, जब भी हमारे पास कुछ आएगा रास्ते में हम कूद जाएंगे, और कूदने के बाद पीछे मुड़ के देखेंगे उसका सिंबल क्या है। तो यहाँ पे पहुंचे, फिर कूद गए, पीछे मुड़ के देखा तो माइनस दिखा, तो E2 के इधर साइड माइनस लगा हुआ है। फिर यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, तो फिर कूदा, पीछे मुड़ के देखा तो प्लस मिला, तो प्लस I2 R2। फिर यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पहुंच गए, फिर यहाँ पे कूदा, पीछे मुड़ के देखा तो क्या मिला? माइनस, तो माइनस I1 R1। ये हमारे पास पोटेंशियल लिखा हुआ है। आपको मेरे हिसाब से पता होगा ये पोटेंशियल लिखते हैं ओम्स के नियम के अनुसार। ये हमने इस लूप में लगा लिया बच्चों।
अब हम इस लूप में लगाते हैं, चलिए इस लूप में लगाते हैं। किस वाले लूप में? इस वाले लूप में। तो हम इन लूप इस वाले लूप में कहां से? डी सी ई एफ डी, डी सी ई एफ और डी। तो यहां पे हम यहां से चालू करते हैं। तो E2 या इस वाले लूप में लगा रहे हैं, बस इस वाले लूप को भूल जाओ, इस वाले लूप को भूल जाओ। तो ये वाले लूप में लगाएंगे, तो ये वाले लूप में देखो हमारे पास E2 पॉजिटिव है, तो E2 पॉजिटिव ले लिया। फिर यहां से चलना चालू किए प्लस, फिर यहां पे पहुंच गए, यहां से पहुंचे तो कुछ आया हमारे पास, तो कूद करके इधर गए और पीछे मुड़ के देखा तो हमें माइनस दिखा, और यहाँ कैपिटल आ रहा है और करंट I1 प्लस I2 बह रही है, तो माइनस I1 प्लस I2 और इंटू कैपिटल R। फिर यहाँ पहुंच गए अपन, यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर से फिर से हमें कुछ दिखा, तो हम फिर से कूद गए और कूद करके पीछे देखा तो माइनस दिखा और I2 R2 दिखा, माइनस I2 R2 ये हमारे पास दिखा, और इसी को हम कर देंगे 0 के बराबर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से इन दोनों इक्वेशंस का आपको इस्तेमाल करके क्या करना है, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप I1 पता कर सकते हैं एंड I2 पता कर सकते हैं, जब आपको R1 R2 और कैपिटल R की वैल्यू दी रहे। तो मैं कुल मिलाकर आपको इक्वेशन लगाना सिखा रहा था कि आने वाले समय में हम इनको इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे, कैसे हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये सब न्यूमेरिकल्स में करेंगे, बट हमें इक्वेशंस को लिखना आना चाहिए। किसी भी लूप में यदि मुझे इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं, तो क्या सिंपल सा तरीका है, किसी भी लूप में यदि मुझे इक्वेशन लिखना है, तो मैं किसी एक जगह से स्टार्ट करूंगा और उसी जगह पे आकर रुक जाऊंगा। जिस जगह से स्टार्ट करते हैं उसी जगह पे आकर रुकना है, और उस जगह पे हमारे पास जो वोल्टेज का समीशन होगा वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। और जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको पॉजिटिव लिखना है, और जो नेगेटिव आ रहे होंगे बच्चों उनको क्या लिखना है, आपको नेगेटिव लिखना है ना। जैसे मान लो हमारे पास ये E1 हो गया, फिर हमने कूदा, पीछे मुड़ के देखा। जब भी आपके पास कुछ आए आपको कूद जाना है। आपको मैं समझाने के लिए, याद कराने के लिए ट्रिक्स बता रहा हूं कि जब भी आपके पास कोई पोटेंशियल आए आपको वहां पे कूद जाना है। जब आप कूदेंगे और फिर पीछे कूदने के बाद आप पीछे मुड़ करके देखेंगे, कूदा फिर पीछे मुड़कर देखेंगे, जो प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, माइनस होगा तो माइनस लिख देंगे। कई लोग इसको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करने, ये सब चीजें कंसेप्ट समझाते हैं, हालांकि एक्चुअल कंसेप्ट वही होता है, बट उसमें बच्चों को डिफिकल्ट होता है समझने में, इसलिए न्यूमेरिकल्स के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा यही बताता हूं बच्चों को कि हमेशा आपको क्या करना है, सर्किट में चलना है और हमेशा प्लस माइनस पहले लगा दीजिए सब जगह, फिर उसके बाद आप कूदा पीछे मुड़ के देखा, उस वाले कंसेप्ट से आप उसको सॉल्व करते रहिए। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो वापस से इसे देखिए और समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू लवर्स।